नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। रिजल्ट के बारे में आप सभी लोगों को पता है, एनालिसिस गलत हुई उसके लिए पुनः क्षमा आप सभी लोगों से। लेकिन जो अफवाहों का बाजार है वो गर्म है। राजनीति में अफवाह कभी कभी अफवाह होती है और कभी कभी सच भी हो जाती है। लेकिन अगर किसी नेता के गठबंधन में रहने के बाद भी गठबंधन छोड़ने का इतिहास हो तो उस अफवाह को बहुत सारे लोग सच भी मान लेते हैं। तो अफवाह यह है कि उप प्रधानमंत्री का पद नीतीश कुमार जी को ऑफर किया गया है और उनसे बातचीत चल रही है। पहले खबर आई कि शरद पवार ने उनसे बातचीत की है, फिर खबर आई कि अखिलेश यादव ने उनसे बातचीत की है। तो आइए इन खबरों के बारे में जानेंगे और एनडीए का अगला कदम क्या होने जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन अफवाहों में कितना दम है और क्या वास्तव में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे तो उप प्रधानमंत्री बन करके उनका प्रॉफिट क्या हो सकता है, या वो एनडीए के साथ रहेंगे तो उनका फायदा क्या हो सकता है। तो जो खबर है वो पहले दिखा देता हूं आप लोगों को। लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार करेंगे एनडीए के साथ खेला, इंडिया गठबंधन द्वारा डिप्टी सीएम पद का ऑफर देने की खबर। मीडिया वालों ने चलाया इसको, लेकिन इस खबर का खंडन खुद ही जिस व्यक्ति का नाम लेकर के किया गया उसने कर दिया। बताया गया कि शरद पवार ने बात करी। शरद पवार ने कहा कि यह गलत खबर है, मेरी नीतीश कुमार से फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। और जाहिर सी बात है कि अगर आपको गठबंधन की सरकार बनानी है तो आपको पहले से प्रयास करना होगा, और जो पहले से प्रयास करता है उसकी बाजी मजबूत नजर आती है। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार से जहां जेडीयू के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार फिर से बनेगी की बात कर रहे हैं। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन साहनी। मदन साहनी बहुत करीबी है नीतीश कुमार के, बिहार में मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू पूरी तरीके से एनडीए के साथ है, हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। न्यूज 18 से बात करते हुए मदन साहनी ने कहा कि जेडीयू हर हाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेगी और केंद्र में सरकार बनाएगी। मदन साहनी ने यह भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी की भूमिका रहेगी, बिहार के सभी सहयोगी एकजुट हैं। तो ये तो जेडीयू की तरफ से एक बयान आ गया। शरद पवार ने उधर खंडन कर दिया कि हमने कोई बातचीत नहीं की है फोन पे। तो ये अफवाह क्यों उड़ाई गई? देखिए, इस अफवाह को उड़ाने के पीछे का कई सारा रीजन होता है। लोगों को लगता है कि ये अफवाह उड़ाएंगे, कुछ विपक्ष के लोग होते हैं, कुछ पत्रकारों का वैसा मूड होता है, तो इससे रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तो कुछ उसमें गलती करेंगे तो इससे दूसरे को फायदा हो जाएगा। अक्सर यही होता रहता है गठबंधन की भूमिका में अगर कोई दल है तो। किंग मेकर की भूमिका में दो लोग हैं एनडीए में। आंध्र प्रदेश से टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि 16 सीटें उनके पास हैं, और बिहार से नीतीश कुमार जिनके पास 12 सीटें। दोनों लोग जब तक हैं एनडीए के साथ, एनडीए की सरकार को कोई समस्या नहीं है। ये दोनों लोग अगर एक साथ जाते हैं, उसके बाद जितना विपक्षी गठबंधन है आपको दिख रहा है, उसमें से और लोग एड ऑन होते हैं, तब जाकर के इनकी सरकार बनने की स्थिति बन सकती है। सिर्फ इन दो लोगों के जाने से ही नहीं बन जाएगी, और भी लोग चाहिए इनको साथ में, क्योंकि ये दो लोग अगर जाएंगे भी तो जो 72-73 का आंकड़ा है उसको नहीं छू पाएंगे। खैर, दूसरी खबर आ गई तब तक। ये रात में लेट खबर आई, सुबह आप लोग वीडियो देख रहे हैं। कल सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, यानी कि कल का मतलब हो गया आज 5 तारीख है, 6 तारीख को पीएम मोदी ने नीतीश और नायडू को फोन किया। राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारी भी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति भवन को आम पब्लिक के लिए 9 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो यह भी कयास लगाया जा रहा है कि संभवतः 9 तारीख को यह सरकार शपथ लेगी, या उससे पहले भी शपथ ले सकती है। लेकिन आज क्या होने जा रहा है वो बात भी निकल करके आ गई। 18वीं लोकसभा में चुनाव के नतीजे साफ हो गए हैं। 542 सीटों में एनडीए को 292,
इंडिया गठबंधन को 233 मिली है, जबकि भाजपा 272 के बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया है। 2014 में भाजपा को 278, 2019 में 303 सीटें मिली थी। इस बीच जब सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, एनडीए बुधवार को सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। उससे उन्होंने अपने घटक दलों की बुधवार को बैठक बुलाई है। पीएम ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को खुद फोन करके बैठक के लिए बुलाया है। इसके अलावा और भी जो घटक दल है उनको भी सूचना दी गई है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या आरएलडी हो, ये जितने भी घटक दल है इन सबको बुलाया गया है कि बुधवार को एनडीए की मीटिंग होगी। अब आप महत्वपूर्ण बात एक समझिए, बीजेपी के पास जब बहुमत था तो एनडीए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन गठबंधन की सरकार बनाने की स्थिति में एनडीए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब नीतीश कुमार की पोजीशन और टीडीपी की पोजीशन अगर आप समझेंगे तो नीतीश कुमार जब जब बीजेपी के साथ रहे, घाटे में कभी नहीं रहे, हमेशा फायदे में रहे। अब नीतीश कुमार का नेगोशिएशन पॉइंट हाई हो गया। पहले क्या था, बीजेपी का नेगोशिएशन पॉइंट हाई था। क्यों हाई था? पूर्ण बहुमत में थे। अब पूर्ण बहुमत में नहीं है तो नीतीश कुमार का नेगोशिएशन पॉइंट हाई हो गया। तो अब नीतीश कुमार अपने हिसाब से पोर्टफोलियो मांगेंगे और सारी चीजें करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके के व्यक्ति नहीं है कि आप उनसे कुछ भी करवा लीजिए और वो कर देंगे। एटलीस्ट मनमोहन सिंह टाइप के तो व्यक्ति नहीं है। खैर, यह भी नीतीश के दिमाग में होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से इन लोगों के साथ है। बिछड़े भी तो बिछड़ने का कारण भी नीतीश कुमार के पास है, जुड़े भी तो जुड़ने का कारण भी नीतीश कुमार के पास है। टीडीपी भी जब जब सत्ता में आई है और जब जब वो मजबूत हुई है, तब तब वो एनडीए का पार्ट रही है। इस बात को समझ लीजिएगा। और जब जब इन्होंने चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ा है, तब तब वो आंध्र प्रदेश की राजनीति से बाहर हो गए हैं। 14 में थे साथ में, कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार बनी, बहुत मजे से थे। 19 में अलग हो गए, चुनाव हार गए। फिर चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आए, एनडीए के साथ आए, एनडीए का पार्ट बने, फिर बड़ी मेजोरिटी से इस बार चुनाव वो जीत गए। लोकसभा में भी बड़ी मेजोरिटी मिली, जिसका बीजेपी को भी फायदा हुआ। 3 सीटें बीजेपी को भी मिली, 8 सीटें विधानसभा में भी मिली और वहां सरकार बन गई। 4 राज्यों की जो सरकार है, वहां पे 2 जगह डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत है और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत है। आंध्र में वो अलायंस के साथ सरकार बना रही है। सिक्किम में भी जो सरकार बनी है वो भी एनडीए अलायंस का ही एक हिस्सा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को वहां कोई सीट नहीं मिली है, लेकिन वो भी एनडीए अलायंस का हिस्सा है और प्रचंड मेजोरिटी मिली है। 32 सीटों में से 31 सीटें जीते हैं। पवन चामलिंग की जो पार्टी है वो 1 सीट जीती है। पवन चामलिंग बहुत लंबे समय तक, 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे सिक्किम में, अगर इस पिछले टेन्योर को छोड़ दिया जाता, उससे पहले। उसी तरीके से 25 साल के आसपास तो नवीन पटनायक भी रहे उड़ीसा में, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उड़ीसा के अंदर शपथ लेगा। तब बहुत सारे लोगों को अजीब लगा, कि सबको लगता था कि नहीं, अभी नवीन पटनायक मजबूत स्थिति में है। लेकिन लास्ट फेज के चुनाव से पहले जो पांड्यन करके उनके पहले ब्यूरोक्रेट्स थे और फिर उनके बाद उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, एक तरीके से कहा जाता है कि वही सुपर सीएम है। नवीन बाबू की तबीयत भी खराब रहती है। हालांकि नवीन बाबू से चुनावी पॉलिटिकल भाषणबाजी को हटा दिया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे रहे और नवीन पटनायक ने हमेशा केंद्र में जब जब जरूरत पड़ी है तब तब उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया। एटलीस्ट राज्यसभा में, लोकसभा में तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक वीडियो आ गया हाथ कांपते हुए, लोग कह रहे हैं उसका भी एक असर था और कहीं ना कहीं बीजेपी उस नैरेटिव को बनाने में सफल रही उड़ीसा के अंदर। सुनील बंसल जैसा उनके पास रणनीतिकार था जिनको उत्तर प्रदेश से तेलंगाना और उड़ीसा में भेजा गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश से जैसे ही वो गए तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आपको पता ही है क्या आया। और उत्तर प्रदेश में जो संगठन का नेतृत्व है, जैसे जो प्रदेश अध्यक्ष हों या जो संगठन मंत्री हों, बीजेपी में संगठन मंत्री भी एक होता, बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, उन दोनों लोगों की स्थिति बहुत सही नहीं है। भाप वो अभी नहीं पाए। हम लोग तो एनालिसिस किए, जो इनपुट मिला, जो फैक्ट्स मिला उसके बेस पे, लेकिन जो पार्टी धरातल पे चुनाव लड़ रही है उसके संगठन को कम से कम अपनी स्थिति के बारे में क्लियर होना चाहिए।
और ये जो हार हुई है इसके एक कारण नहीं, इसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पे धीरे धीरे जैसे वो कारण बाहर निकल करके आएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा, अखबार लिखता है कि राष्ट्रपति भवन में शपथ की तैयारी शुरू हो गई है, आम लोगों के लिए 9 जून तक इसको बंद कर दिया गया है। मुझे अब मेरा जो असेसमेंट है इस पूरे मसले पे, नीतीश कुमार एनडीए के साथ अभी रहेंगे। नीतीश कुमार को अगर कोई डिस्टरबेंस होगा या चंद्रबाबू नायडू को कोई डिस्टरबेंस होगा तो वो कुछ दिन के बाद हो सकता है, जब सरकार चलने लगेगी फुल फ्लैश मेजोरिटी में, तब कोई दिक्कत होगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। वर्तमान में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों लोग एनडीए के पार्ट रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। हालांकि एक चीज और निकल करके आ रही है, उसमें मेरी भी एक आंशिक सहमति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष में बैठना चाहिए और इन लोगों को सरकार बनाने का मौका दे देना चाहिए, और ये लोग साल 6 महीने में आपस में ही लड़बाज करके खत्म हो जाएंगे, ऐसा मानना है बहुत सारे एनालिस्टों का। और बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो उनका भी एक लब्बलुआब मामला है। तो बहुत ठीक बात, लेकिन ये 1 साल में जितनी भी भारत की ग्रोथ को बनाया गया है, जो भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जो अभी अपने पैरों पे चलना शुरू किया, रेंगना शुरू किया, दौड़ नहीं पाया है, मुझको लगता है कि उसमें लंगड़ी मार देंगे और वो स्थिति फिर बहुत दयनीय हो जाएगी। क्योंकि जो वादे किए हैं, जो बातें इन लोगों ने किया है, वो कहीं से भी ये पूरा करने की कोशिश करेंगे जब तक ये सरकार में रहेंगे, और वो हो नहीं सकता है। जितनी चीजें खटाखट 8,500 रुपया आपके खाते में आ जाएगा, 1,000 महिलाओं को दे देंगे, फिर इसको ये दे देंगे, फिर ये बंटवारा कर देंगे, वो चीजें कर देंगे, वो सारी चीजें होंगी। अब आप एक चीज देखिए, बीजेपी का जो काउंटर नैरेटिव है वो बहुत पुअर रहा इस पूरे चुनाव में। लोग वोट नहीं देने निकले, वो एक मसला था। बहुत जगह क्षत्रियों का एक मसला था, बहुत जगह ब्राह्मणों का एक मसला था। दलित वोटर बीजेपी के साथ न जाकर के, मायावती जी के साथ न जाकर के वो चला गया सपा और कांग्रेस की तरफ। वो सारे अपनी जगह पे चीजें हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट के तौर पे था और जो नैरेटिव बिल्डअप के तौर पे था, जैसे संविधान बदल देंगे, आपने इसकी काट नहीं ढूंढी। जैसे उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें कही इस पूरे चुनाव के अंदर, संविधान बचाने का चुनाव है, संविधान कहीं नहीं बदल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसी संविधान के बल पे 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में है। 2 बार बन चुके थे पूर्ण बहुमत की, वो संविधान क्यों बदलेंगे? हाँ, संविधान में कोई क्लॉज गलत है, कोई कानून गलत है, वो बदला जाता है और उसमें कांग्रेस माहिर रही है और कई बार उन्होंने बदला है। इमरजेंसी, डिक्टेटर, सारी बातें हुई, इसका काउंटर नैरेटिव बीजेपी खड़ा नहीं कर पाई, और उसको नहीं खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान बीजेपी के अपने ही संगठन का है। ये किसी दूसरे की गलती नहीं है। जैसे टिकट बदलने का बहुत सारे जगह मामला था कि इनका टिकट बदल जाना चाहिए, नहीं बदला आपने। बहुत जगह ऐसे लोगों को पैराशूट कैंडिडेट दे दिया। 2 बार लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जिता करके भेजा। तीसरी बार लोगों को लगता था कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो कम से कम ग्राउंड पे तो रहे। मोदी जी की योजनाएं पहुंच रही हैं, वो सब सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मतदाता यह भी सोचता है कि हमने जिस नेता को चुना वो हमारे सुख दुख में शरीक होता है कि नहीं होता है। इतना ही करना था, वो नहीं कर पाए। और ये सच बात है, आप एनालाइज करेंगे, आप जहां के भी वोटर होंगे, जिस भी कंस्टिट्यूएंसी के वोटर होंगे, अगर बीजेपी का वहां कोई सांसद होगा, अगर वो जनता के बीच में रहा होगा तो चुनाव निश्चित तौर पे नहीं हारा होगा। अगर वो जनता के बीच में नहीं रहा होगा तो फिर उसको कोई बचाने वाला भी नहीं था। तो ये है लबोलुआ। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार पलटेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे एनडीए के साथ। हालांकि पत्ते किसी ने नहीं खोले हैं। आज एनडीए की मीटिंग है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और मुझे लगता है कि आज ही क्लियर हो जाएगा कि किस किस पोर्टफोलियो पे कौन कौन लोग बैठेंगे। कांग्रेस लेकिन बहुत बेचैन है, वो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम बताएंगे नहीं, मोदी जी चौकन्ना हो जाएंगे, हम कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आप सोचिए, 100 सीटें जीता इन्होंने, ठीक, अगले के पास 240 सीटें, और नैरेटिव बिल्डअप ये कर रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ है पूरा देश, पूरा देश मोदी जी के खिलाफ है। मतलब हास्यास्पद चीजें हैं। जनता ने खंडित जनादेश जरूर दिया है, आप उस पर बात कर सकते हैं। बहुत सारी सीटें बीजेपी हारी है, 60-62 सीटें हारी है,
उस पर बीजेपी को अपना मंथन करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम राष्ट्रवादी हमेशा राष्ट्र के साथ रहेंगे और सनातन के साथ रहेंगे। बुरा लगा है, बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन राष्ट्र और देश अपनी जगह पे है, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार चाहे जिसकी भी रहे, जब भी रहे, न पहले समझौता हुआ है, न आगे समझौता करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस चैनल को सहयोग करते रहेंगे, प्यार दुलार बनाए रखेंगे। जो गलती हुई या जो ऑब्जर्व करने में मुझसे इंडिविजुअल गलती हुई, उसके लिए मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, तो इसलिए मैंने फिर से इस बात को कहा है। तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, और कम से कम सनातनी विचार को और राष्ट्रवादी विचार को मजबूत करने में अपना सहयोग जरूर दीजिएगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। चैनल को बड़ा जरूर बनाने में सहयोग करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।